और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए, इसका टाइटल है कैन इंडियन ब्रांड सेव रशियन कार मार्केट फ्रॉम 100% चाइनीज इन्वेजन। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। रूस एक ऐसा देश जिसे दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार इजाद करने के लिए जाना जाता है। ये वो देश है जिसने कोल्ड वॉर एरा के अंदर अपने फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स की मदद से अमेरिका तक के पसीने छुड़ा दिए थे, और आज भी इनके दशकों पुराने फाइटर जेट्स दुनिया की कई बड़ी फौजों के अंदर अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं, और इसके अंदर भारत भी शामिल है। और रशिया वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, यानी कि जार बॉम्बा, जिसकी ताकत हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे बॉम्ब से 3800 टाइम्स ज़्यादा है। रशिया ने साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में नई ऊंचाइयां छुई और दुनिया की कुछ सबसे अच्छी वॉर मशीन्स बनाई, लेकिन एक मशीन वो ढंग से नहीं बना पाए, और वो है कार्स। सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट रिजीम में कार्स को सिर्फ एक नेसेसिटी के तौर पर देखा जाता था, और इसीलिए रशिया में जो कार्स बिकती आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेयरबोर्न बेसिक होती हैं और काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी होती है, और इसीलिए वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी है वो है लाडा, जो कि एक रशियन कंपनी ही है। लेकिन लाडा और बाकी रशियन कार कंपनीज की पहुँच सिर्फ रशिया तक ही सीमित है, क्योंकि उनकी कार्स बाकी दुनिया भर की बड़ी कार कंपनीज द्वारा बनाई जाने वाली गाड़ियों से मुकाबला नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो इतनी एडवांस ही नहीं होती हैं। और इसीलिए 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया में टॉप 10 बिकने वाली कार कंपनीज में से 8 तो बाहर की ही थी, और इसके अंदर जापानीज, कोरियन और यूरोपियंस सब शामिल थे। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद चीज़ें ड्रामेटिकली बदल चुकी हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 इंटरनेशनल ऑटोमोटिव ब्रांड्स इस देश को छोड़कर जा चुके हैं, और इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया है चाइना ने। और आज रशिया के अंदर जो टॉप 10 सेलिंग कार ब्रांड्स हैं ना, उनमें से 6 तो सिर्फ चाइना के ही हैं, और बाकी बचे कुछ रशिया के हैं, और ये सब भी सिर्फ 1.5 से 2 साल में करके दिखाया है चाइना ने। अब ठीक है, आप लोग बोलोगे कि भाई इससे हम लोगों को क्या लेना देना, जो भी हो रहा है वो रशिया के अंदर हो रहा है, उससे इंडियंस को क्या फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बॉस मैं बता दूं, फ़र्क पड़ता है, और बहुत ज़बरदस्त वाला। क्योंकि जब रशिया के खिलाफ पूरी की पूरी दुनिया खड़ी थी तो उनके सिर्फ 2 ही अलाइज ऐसे थे जो कार्स को प्रोड्यूस कर सकते थे, यानी कि चाइना और इंडिया। क्योंकि इन दोनों देशों के अलावा बाकी जितने भी देश थे, मतलब जो रशिया के सपोर्ट में खड़े थे, वो सभी के सभी इनकेपेबल देश थे, एटलीस्ट कार बनाने के मामले में तो। और इसीलिए चाइना ने रशिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर इतनी जल्दी बढ़त हासिल कर ली, लेकिन इंडिया ने नहीं करी। तो ऐसा क्यों हुआ, चलो आज हम इस वीडियो के अंदर यही जानते हैं। लेकिन उससे पहले इस दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव मार्केट शिफ्ट को डिटेल में समझ लेते हैं। पर उससे भी पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसी ही वीडियोस बनाने की और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और वैसे भी आप में सिर्फ 25% ही लोग ऐसे हैं जो हमें अभी तक सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी 2022 को जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करा तो वो सिर्फ यूक्रेन की सॉवरेनिटी पर ही खतरा नहीं था, बल्कि रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन और डोमेस्टिक रशियन मार्केट पर भी बहुत ज़बरदस्त हमला था। क्योंकि इस चलते दुनिया भर के कई देशों ने रशिया को कंडेम किया था, और कई देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, और इसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए थे वो लगाए गए थे यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा। और क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगाए थे, इसीलिए जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो थे यूरोपियन कार मेकर्स, क्योंकि वही सबसे पहले सबसे भारी मात्रा में इस देश को छोड़ के भागे थे। जैसे कि फ्रेंच कार मेकर रेनो की ही बात कर लो, जिसकी रशिया 5th लार्जेस्ट मार्केट है, और पूरी दुनिया के अंदर 18% गाड़ियां तो वो सिर्फ रशिया के अंदर ही बेचते थे। और सिर्फ यही नहीं, रेनो के पास रशियन ऑटोमोटिव कंपनी ऑटोवास यानी कि लाडा बनाने वाली कंपनी के 67.69% शेयर भी थे, और इस रशियन कंपनी को रेनो से बहुत मेजर टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता था। लेकिन ये सब एक झटके में खत्म हो गया जब 2022 के अंदर रेनो अपने 1,50,000 कार्स पर ईयर कैपेसिटी वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बंद करके रशिया छोड़कर चले गए, और इसके साथ ही वो अपने ऑटोवास वाले शेयर्स को भी बेचकर चले गए यहाँ से। और इसकी वजह से ऑटोवास की कमर टूट गई, क्योंकि अब सारा का सारा टेक्निकल सपोर्ट जो उनको रेनो से मिलता था वो चला गया था, और सिर्फ इस एक कंपनी के जाने की वजह से लाखों नौकरियां भी गई थी। लेकिन इससे भी खतरनाक बात पता है क्या है, वो ये है कि रेनो का ये जो मशीनरी से भरा हुआ वर्किंग प्लांट था, उसे रेनो सिर्फ 1 रूबल में बेचकर गई थी, यानी कि 0.85 रुपीज़। जी हाँ, 1 रुपये से भी कम। और सिर्फ रेनो ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानीज ऑटोमेकर निसान का भी $687 मिलियन का घाटा हुआ था रशिया में बिजनेस छोड़ते वक्त, क्योंकि उन्होंने अपना रशियन बिजनेस सिर्फ 1 यूरो में बेच दिया था वाइल लीविंग दिस कंट्री। इन ब्रांड्स के अलावा जितने भी ब्रांड्स रशिया को छोड़कर गए थे उन सभी का नुकसान हुआ था यहाँ पर, फिर वो चाहे कोरियंस हो, जापानीज हो, या फिर जर्मन ट्राई हो, जैसे कि BMW, ऑडी और मर्सिडीज वगैरह। एक्चुअली ये जो रशियन कार मार्केट है ना, ये कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है। रशियन ऑटो मार्केट सभी यूरोपियन कंट्रीज से सबसे ज़्यादा बड़ी है, और इसी चलते माना ये जाता है कि ऑलमोस्ट 60 इंटरनेशनल ब्रांड्स इस देश को छोड़ के गए हैं, इमेजिन। और इसके अंदर कार्स, मोटरसाइकिल, ट्रक और हैवी मशीनरी बनाने वाली सारी कंपनी शामिल हैं। और जब इतना बड़ा वॉइड क्रिएट हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिला रशिया के एलाइज को टू फिल दिस वॉइड।
और इसी बात का फायदा उठाते हुए चाइना ने धड़ल्ले से वहाँ पर गाड़ियाँ बेचना भी चालू कर दी। और चाइना ने सबसे ज़्यादा एडवांटेज उठाई उन फैक्ट्रीज की जो रेनो और निसान और बड़े बड़े कार मेकर्स रशिया के अंदर चलती हुई छोड़ के चले गए थे, क्योंकि चाइनीज कंपनीज ने इन्हीं फैक्ट्रीज को ऑक्यूपाई करके बहुत जल्दी प्रोडक्शन चालू कर दी वहाँ पर। हाँ, काफ़ी सारी गाड़ियाँ वो एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन भी चालू कर दिया और इससे वहाँ पर नौकरियाँ फिर से मिलने लग गई लोगों को। और इसी तरह चाइना ने रशिया की कार मार्केट पर बहुत ही तेज़ी से कब्जा भी कर लिया और उनको रिवाइव भी कर दिया। लेकिन चाइना ने कितनी गहराई में जाकर रशियन मार्केट को पेनिट्रेट करा है, चलो ये समझने के लिए हम कुछ रिपोर्ट्स का सहारा लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रशियन कंपनी लाडा ने सिर्फ इसी साल के जून के अंदर 23,700 कार्स बेची हैं वहाँ पर, और इसी वजह से वो नंबर 1 पर है इस वक्त मार्केट के अंदर। लेकिन आज से सिर्फ 2 साल पहले जो चाइनीज कंपनी रशियन मार्केट के अंदर नॉन एग्जिस्टेंट थी, यानी कि चेरी, वो आज की डेट में दूसरे नंबर पर है। और वो दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि उन्होंने लगभग 10,000 गाड़ियाँ बेची हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर रशिया के अंदर मतलब। और अगर हम तीसरे नंबर की कंपनी देखें तो वो भी एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम हवल है। और जो रशियन कार मार्केट के अंदर 4th नंबर पर सबसे बड़ा ब्रांड है वो है गीली, और वो अगेन एक चाइनीज ब्रांड है। और इसी तरीके से अगर आप बाकी टॉप कार कंपनीज देखोगे ना जो रशिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, उसमें आपको सारी की सारी चाइनीज ही दिखाई देंगी। रशियन कार डीलर ऑटोडॉम के मुताबिक चाइना ने लास्ट ईयर 1,60,000 गाड़ियां रशिया के अंदर एक्सपोर्ट करी थी। और माना ये जा रहा है कि 2023 के एंड तक, यानी कि इसी साल के अंत तक, चाइनीज ब्रांड्स रशियन कार मार्केट के ऊपर 60% तक कब्जा कर लेंगे। और जो इनका ट्रेड है वो इतनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है कि माना ये भी जा रहा है कि इसी साल के अंत तक चाइना के 100 कार ब्रांड्स रशिया के अंदर बिजनेस कर रहे होंगे। जस्ट इमेजिन 100 कार ब्रांड्स। और अभी भी अगर हम कंपेयर करें 2018 के मुकाबले में जो मतलब टॉप 10 कार्स बिक रही हैं वहाँ पर, वो सारी की सारी चाइनीज ही दिखाई देती हैं रशियन वालियों को छोड़कर। लेकिन अगर आप ये वाली लिस्ट देखेंगे जो कि 2-3 साल पुरानी है, तो आपको यहाँ पर सभी देशों की कार्स दिखाई देंगी, मतलब टॉप लिस्ट के अंदर। अच्छा, एक बात और है, अगर आपने नोटिस करा हो तो दुनिया के जो मेजर कार मार्केट्स होती है ना, उनके अंदर आपको कभी भी चाइनीज कार्स टॉप पर दिखाई नहीं देंगी। हर एक देश के अंदर ज़्यादातर मैंने तो यही देखा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाइनीज कार्स को लेकर ना एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि ये जो चाइनीज होते हैं ना, ये चीप क्वालिटी के व्हीकल्स बनाते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये चीज़ रशियंस भी मानते हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ डेटा है और कुछ टेस्टिमनीज है। जैसे कि एक सर्वे के मुताबिक रशियन कार बायर्स चाइनीज कार्स को बहुत ही लो क्वालिटी का मानते हैं वेस्टर्न कंपेटिटर्स के मुकाबले में। और उनका मानना ये है, If a person in Russia wants to put somebody down, they will say that, hey, you have a Chinese phone or your car is Chinese. इसी तरीके से 28 साल के जब एक रशियन कार बायर से एक सर्वे के अंदर चाइनीज कार्स को लेकर उसका ओपिनियन पूछा गया, तो उसने बताया कि इंस्टेड ऑफ बाइंग ए न्यू चाइनीज कार, उसने एक पुरानी यानी कि 2022 की स्कोडा खरीदी है, क्योंकि उसका मानना यह है कि ये जो चाइनीज कार्स है ना, ये जर्मन कार जितनी स्मूथ फील नहीं होती है दूर दूर तक भी, इसीलिए उसने पुरानी गाड़ी की तरफ जाने का फैसला किया। अब लोग कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का मानना यह है कि चाइनीज कार्स की क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है और रशियन पेट्रोहेड्स इन गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और वो चीज़ आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। Сегодня интервью, мне мои собеседники сказали, вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество. लेकिन एज पर राउटर्स रशियन कार बायर्स इन चाइनीज कार्स को सिर्फ रिलक्टेंटली एम्ब्रेस कर रहे हैं, और इसका हिंदी में मतलब होता है कि बेमन के तारीफ करना। और आप इस वीडियो के अंदर ये देखकर फील भी कर सकते हैं। Car buyers Reuters spoke to were unsure about the quality of the new offerings. At the price they're charging, the plastics look cheap, says one man. और सिर्फ रशियन कार बायर्स ही नहीं, रशिया में जो डीलर्स हैं, कार डीलर्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं इस बड़े शिफ्ट से। क्योंकि जब एक रशियन ऑटो डीलर से बात करी गई तो उनका कहना ये था कि हमने पूरी ज़िंदगी यूरोपियन, जापानीज़ और अमेरिकन कार्स ही बेची हैं, और हमें अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इन गाड़ियों से डील कैसे करें, क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड्स कभी भी अकाउंट में थे ही नहीं। अब यार देखो, ऐसा भी नहीं है कि चाइना ने सिर्फ रशिया की कार मार्केट पर ही सेंध लगाई है। अब वो तो हमारा चैनल गाड़ियों के ऊपर है, इसीलिए हम सिर्फ कार्स की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो चाइना ने वहाँ पर सुई से लेकर कपड़े और मोबाइल फ़ोन से लेकर टेलीविज़न, हर इंडस्ट्री के अंदर बढ़त हासिल कर ली है सिंस रशिया यूक्रेन वॉर। और ऐसा भी नहीं है कि रशिया का दूसरा सबसे मजबूत दोस्त यानी कि इंडिया इसमें पीछे रहा हो। हमारी भी कंपनीज ने कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाया है रशियन मार्केट के अंदर, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो है फार्मास्यूटिकल्स में। बस हुआ क्या कि ये जो ट्रेड है ना, ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर सिग्निफिकेंटली ट्रांसलेट नहीं हो पाया, और उसके पीछे जो रीज़न है वो हमारे ऑटोमोटिव ब्रांड्स खुद हैं। एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक रशिया ने इंडिया से भी कार इंपोर्ट्स के अंदर हेल्प मांगी थी, लेकिन
कई इंडियन ब्रांड्स ने वहाँ की सिचुएशन देखते हुए वहाँ पर जाना सही नहीं समझा। और उसी सेम आर्टिकल के अंदर ये भी बताया गया था कि कैसे आजकल इंडिया के जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं जैसे कि टाटा और महिंद्रा, वो कितने ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर। लेकिन इसी रिपोर्ट के मुताबिक टाटा और महिंद्रा भी अपने व्हीकल्स को रशिया के अंदर एक्सपोर्ट करने में उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि उल्टा ये देखने को मिल रहा है कि महिंद्रा रशिया के अंदर अपनी कई इन्वेस्टमेंट को पॉज करने वाले हैं। अगेन रीज़न वही हो सकता है, यानी कि जो ऑनगोइंग सिचुएशन है रशिया के अंदर। और अगर मैं टाटा की बात करूं तो वैसे तो टाटा अपने नाम से कोई भी पैसेंजर व्हीकल नहीं बेचते थे रशिया के अंदर, लेकिन उनकी JLR बाकी देशों की तरह रशिया के अंदर भी प्रेजेंट थी। लेकिन जब ये युद्ध हुआ तब टाटा ने भी JLR की सेल्स को वहाँ पर पॉज कर दिया। अब यार मुझसे पूछोगे तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि टाटा और महिंद्रा ने प्राइमरीली ये ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो ये नहीं चाहते होंगे कि जो उनके रिलेशंस बाकी देशों से बढ़ रहे हैं वो ख़राब हो जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो टाटा की JLR है ये बहुत ही भारी मात्रा में यूरोपियन देशों के अंदर बिजनेस करती है और यूरोपियन देश ही सबसे ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं रशिया से। और अगर हम महिंद्रा की बात करें तो वो तो अपने नाम से ही कई देशों के अंदर अब गाड़ियाँ बेचने लगे हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका और रशिया के संबंध तो पहले से ही खराब थे और इस वॉर के बाद तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं और इसका गलत असर शायद से महिंद्रा पर भी पड़ सकता था। भाई अब बिजनेस कैसे करना है वो तो ब्रांड्स ही अच्छे से जानते होंगे, पर मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इंडियन ब्रांड्स के पास कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रशियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। कई हमारे पास ऑफ रोड गाड़ियाँ हैं जो सस्ती हैं और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, जैसे कि बोलेरो वगैरह। और इसके ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसका लिंक आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आखिर में अब भाई मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या इंडियन ब्रांड्स को रशियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और वो बेल आइकन भी जरूर दबा देना, उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं जाती आप लोगों को। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में भी जरूर छोड़िए। थैंक यू। वैसे तो रशिया यूक्रेन की वॉर को जो है 2 साल से ऊपर का जो है वो अरसा हो गया हुआ है, लेकिन इस दौरान जो है एक चीज़ नज़र आती है कि इतने ज़्यादा सैंक्शंस के बावजूद जो है ना रशिया ने अपनी इकॉनमी को किसी ना किसी तरह जो है वो दोबारा से स्टेबलाइज कर लिया हुआ है। लेकिन हाँ भाई, मैं जो अभी वीडियो देख रहा था कि भाई जो कंपनीज जो हैं जो छोड़ के गई हैं रशिया और उन्होंने अपने मैं कहूँ वो एक कहावत है कोड़ियों के भाव बेचना, ठीक है ना, वो उस तरह अपने प्लांट्स बेच कर गई हैं। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि भाई अपॉर्चुनिटी का फायदा जो है वो चाइना ने उठाया है, सही फायदा उठाया। मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बोला, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा पुराना है तो 2023 के एंड में भी अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि 100 जो चाइनीज कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की, वो आपको रशिया में नजर आएंगी। तो इससे ये आइडिया होता है कि लाइक कितना ज्यादा उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऑक्यूपाई कर लिया। और ये एक चीज ये भी देखो मौसम, कहीं ना कहीं पर उनको पहले से वो जो सुविधा है वो मिली हुई, क्योंकि जैसे बहुत सारी कंपनीज छोड़ के गई तो उनको भी उससे बहुत ज्यादा फायदा हो गया ना। बेसिकली देखा जाए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्हें लगा हुआ मिला और उन्होंने सिर्फ वहां पे जो है जाकर प्रोडक्शन स्टार्ट की और एक इकॉनमी पे आप कह लें कि कार की इकॉनमी पे जो है वो आप विराजमान होकर जो है वो बैठ गए हैं। तो अगर देखा जाए तो भाई अपॉर्चुनिटी का सही फ़ायदा उठाया गया है। अच्छा, वैसे इंडियन कंपनीज की बात की जाए तो नो डाउट भाई इंडियन गाड़ियाँ जब आप देखते हैं, ख़ास तौर पर जो है जब आप उनकी क्रैश टेस्ट देखते हैं तो आपको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल लगती हैं, क्योंकि भाई चाइनीज़ गाड़ियाँ जो है यहाँ पर भी कुछ अवेलेबल हैं। लोग यहाँ पर भी जो है वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज जो है उन्हें बीच में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई ऐसे टाइम में जो है ना ऐसी गाड़ियाँ, खासतौर पर टाटा की अगर बात की जाए, महिंद्रा की बात की जाए, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिलायबल समझी जाती हैं, अगर शायद जो है इन्वेस्ट करती तो एक जो है ना आपको कंपटीशन जो है, चलें अगर कहीं उस तरह ग्रैब नहीं कर पाते जिस तरह चाइना ने ग्रैब कर लिया, लेकिन एक कंपटीशन देती हुई नजर आती है। देखो मुझे लगता है कि ना अगर हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझे ना तो हर किसी की अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। अब चाइना जो है मतलब वहाँ पर आपको एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नजर आती है रूल करते हुए, तो उनको डिसीजन लेना और उनके जो भी आगे प्रोसीजर्स हैं उनको लेकर चलना बहुत डिफरेंट है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब आप रहते हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको डिसीजंस बहुत सब चीज़ें जो है वो सोच कर लेनी पड़ती। जैसे मतलब उन्होंने बीच में बताया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाया है और बहुत सारी मेडिसिन एक्सपोर्ट होती होंगी रशिया में। और ये चीज़ डेफिनेटली टाटा और महिंद्रा को भी नज़र आती होगी कि अगर वो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर को फ्लरिश करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बिजनेसमैन ये चीज़ ज़्यादा देखता है कि उसको ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से हो रहा है। जैसे बीच में बात यही कि बाकी में रशिया
रशिया के साथ यूरोप, अमेरिका सबका एक इशू चल रहा है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इतना अपना नुकसान करके तो वहाँ से निकल गई हैं, तो डेफिनेटली फिर बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं जो कि अगर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि चाइना को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी तो ऑलरेडी जैसे वीडियो में भी बताई कि रशियन के पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, इस वजह से उनको तो वो लेनी ही लेनी, वो मजबूरी मतलब एक समझ लें आप। लेकिन ये कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं मुझे लगता है कि उनको अपने टर्म्स जो हैं वो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है उनको ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे जो है ये चीज़ है कि आप देखें जो जापानीज़ कार हैं या कोरियन गाड़ियाँ, अमेरिकन और यूरोपियन गाड़ियाँ जो है इन्हें काफ़ी ज़्यादा, खाली मैं रशिया यहाँ पे देखने बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रेफर किया जाता है। एक वो आप कह लें कि सुन के ना नाम भाई यूरोपियन गाड़ी है तो एक आपको एतमाद वाली चीज जो है ना वो उनकी लुक भी ऐसी होती है, वो देखकर ही लगता है कि ऐसे नहीं लगता कि भाई गाड़ी हिल जाएगी। बिल्कुल, जैसे मर्सिडीज आप देखते हैं, जीएमसी देखते हैं, फोर्ड देखते हैं, नाम भी बहुत सही बात है। लेकिन हाँ भाई जो है एक बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि भाई एक ऐसा कंट्री जो है जहाँ पर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हाँ भाई बताओ, दूसरी जो जितने भी वो ओहदे होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें यार, वजारतें होती हैं उनसे कि भाई मिनिस्ट्रीज होती हैं कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर साइड ऐसा कंट्री भाई जहाँ पे आपको कोई भी स्टेप लेने से पहले जो है वो मशवरे करने पड़ते हैं, आपको इन्वायरमेंटल बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ मसले जो है ना वो आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ना वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो जल्दी होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग में जो है ना वो जाती रहती हैं। देखो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो होती हैं ना बैलेंस वे में चलें तो अच्छी लगती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि आपको अपोजिशन पार्टी की तरफ से एक प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ता है, और मुझे लगता है उसी प्रेशर की वजह से जो रूलिंग पार्टी है वो काम भी करती है। लेकिन अगर आपको पता होगा भाई सब कुछ हमने ही करना है तो फिर तो सबके मुंह जो है ना वो बंद किया जा सकता है आसानी के साथ। बट अगर न्यूट्रल होकर बात की जाए तो मुझे लगता है कि वाकई में जो इंडियन कार्स हैं, जैसे कि स्पेशली हम टाटा और महिंद्रा की बात करें तो इतने ज़्यादा वेरिएंट हमें नज़र आते हैं उनके, और बहुत खूबसूरत, बहुत मॉडर्न, बहुत फ्यूचरिस्टिक नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मतलब ये भी अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लेते हैं कि वहाँ पर निवेश और करते और मार्केट ग्रैब करने की कोशिश करते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए टाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी ब्रांड्स भी जो है ओन करते हैं, जैसे लैंड रोवर, रेंज रोवर, जैगवार जो है वो टाटा अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो एक शेयर होल्डिंग जो है वो रखता है। तो अगर देखा जाए तो भाई फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि बीच में जैसे जिक्र किया गया कि टाटा की जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो एक्सपोर्टर है लग्जरी गाड़ियों का यूरोप में, तो वो कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है उन्हें ये चीज़ भी जो है वो देखनी पड़ती है। बिल्कुल। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और जो मिसाइल के बारे में बात किया वो मेरे को पता नहीं था सीरियसली, ये नई इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए। बाकी हम दुआ करते हैं कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस वॉर का कोई फायदा नहीं है, पूरी दुनिया एक तरह से सर्कमस्टांसेस फेस कर रही है। भाई मैं कहूँगा दुनिया में जहाँ जहाँ जो है ना आपको इस तरह के मसले मसाइल देखने को मिलते हैं ना, मेरा ख्याल है वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का जो है वो कोई फायदा नहीं किसी भी तरह से। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।